सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे बच्चे आ गए हैं, फटाफट से जुड़ जाओ बेटा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी तक की थोड़ी सी चीज़ वही बातचीत अपनी कर लेते हैं, रेगुलर बातचीत में यही है कि हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा, हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था हल्का फुल्का। उसके बाद में हम रियल नंबर्स पे गए। रियल नंबर्स में हम सारी चीज़ें हमने देखी कि नंबर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के नंबर होते हैं। फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी। उसके साथ में मैंने बहुत सारे बेसिक्स को मजबूत करने के लिए कुछ वीडियोस भी डाले। वो वीडियोस भी तुमने बेटा देख लिए होंगे। जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल्स डाले हमने, फैक्टराइजेशन सीखा, उसके बाद में हमने बेसिक आइडेंटिटी सीख ली। तो ये सारी चीज़ों को करते कराते हम पहुंच गए थे। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। एचसीएफ एलसीएम निकालने के मैंने बता दिए थे, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। तो एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया हमने, एक्सरसाइज 1.1 हो गई है। नाउ नेक्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है हमारी, उसके एप्लीकेशंस में हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। और उसी के ही एडवांस मतलब कि उसी का ही एडवांस एक फॉर्म रहता है। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें पता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? इसको बोल देते हैं हम थ्योरम 1। ठीक है, 1.1। ठीक है, इसको अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम जान चुके हैं कि क्या है, तो ये बोलती है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने देख ली थी। अब इसी का ही एक रूप है जिसको भी हमने पढ़ लिया था कि थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 अपनी फटाक से अपनी बुक निकाल लेंगे। मैंने बोला है बेटा, नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों को साथ में लेके चलना है। तो इसी को ही जब हम देखते हैं तो एक थ्योरम आती है। ये जैसे मैंने तुमको बता दिया बेटा, एक्सरसाइज 1.1 तक हम सब कर चुके हैं। अब आ जाता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो एक्सरसाइज जो 1.1 के बाद में नेक्स्ट आता है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 ये जो थ्योरम है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक से ही डिराइव की हुई है। इसलिए जो ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, इसको 1.1 बोल देते हैं, थ्योरम को 1.2 बोल देते हैं। तो ये दो है। ये वन लाइनर में भी आ सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कितनी है, तो दो है टोटल। फर्स्ट वाली जो है वो कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताती है, सेकंड जो है वो प्राइम नंबर्स के कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसको क्या कर लोगे बेटा? उसको तुम ये जो लिखा हुआ है थ्योरम, इसको बिल्कुल हाइलाइटर से, एक हाइलाइटर खरीदने का बोला था मैंने, बता देता हूं कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेटा हाइलाइटर लेंगे हम, मैं निकाल के लाता हूं हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर लेंगे और हाइलाइटर से बिल्कुल इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे इसकी कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा हाईलाइट कर लेंगे हम अपने टेक्स्ट बुक को। और इस चीज को अब हम समझते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? इफ क्या बोला था? इफ p be a prime number, if p be a prime number and it divides a square, then it also divides a। ठीक है, a
वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो बात समझ में आ गई होगी। थ्योरम 1.1 देख ली थी, थ्योरम 1.2 देख रहे हैं। थ्योरम 1.2 का अब थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। ये जो थ्योरम है इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हमारा लॉजिक बढ़ा लेते हैं कि ये चीज क्या बोल रहा है। तो उसके लिए अब हम इसका टोटली ऑपरेशन करेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से अंडरलाइन करके समझेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। इफ पी बी ए प्राइम नंबर, इसने क्या बोला है कि ये जो थ्योरम 1.2 है ये एक प्राइम नंबर के बारे में बात कर रही है। तो थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 1.2 किसके बारे में बात कर रही है? प्राइम नंबर के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम 1.1 किसके बारे में बात कर रही है? कंपोजिट नंबर के बारे में। वैसे ही फंडामेंटल 1.2 क्या बात किसके बारे में बात कर रही है? प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, उसने बोला कि मान लो कि p एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लिख ले, लेट p बी ए प्राइम नंबर। तो हमने मान लिया कि प्राइम नंबर तो 2 2 3 4 5 7, तो मान लिया मैंने कि ये 7 है। ठीक है, वो जैसा बोल रहा है लेट p बी ए प्राइम नंबर, तो मैंने मान लिया हाँ ठीक है 7 है प्राइम नंबर। नेक्स्ट, एंड इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, और इसका बोलना है कि ये जो p जो है ना ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ए स्क्वायर को जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं या प्राइम नंबर p से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब ए स्क्वायर को मैं प्राइम नंबर p से डिवाइड कर रहा हूं तो ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अगर p एक प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर p को इफ एंड इट डिवाइड्स, ये डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इस थ्योरम का बोलना है। अभी तक तो उसने बोला कि p एक प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है, देन इट अल्सो, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म, थर्ड इट अल्सो डिवाइड्स ए। इसका ये बोलना है, बहुत ही प्यारी बात बता दी उसने कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p, ठीक है, तो इट अल्सो, ये जो है सो ये जो है ये p को भी, ये जो p है ये a को भी डिवाइड करेगा। कितनी बड़ी बात बोल दी, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो बेटा पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 0 1 2 3 4, बिल्कुल जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर से हमारे, उनको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। 1 2 3 4 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसका ये बोलना है कि अगर p एक कोई प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे ए जो है, ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें से, इस थ्योरम में से बच्चों, इस थ्योरम में से हमने क्या क्या पॉइंट आउट किया? इस थ्योरम में से हमने क्या क्या पॉइंट आउट किया? हमने पॉइंट आउट जो किया, हमने पॉइंट आउट किया, नंबर 1 लिख लेंगे कि ये जो थ्योरम है ये प्राइम नंबर के बारे में बात कर रही है। ये जो थ्योरम है ये प्राइम नंबर के बारे में बात कर रही है। जो सेकेंडली ये थ्योरम प्राइम नंबर के बारे में बात कर रही है, और सेकेंडली ये बात कर रही है कि अगर p डिवाइड्स, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, देन a is also divisible by p. If p divides a square then it also divides a। तो ये बहुत बड़ी बात कर ली। और साथ में a क्या है? ये बात किसकी चल रही है? जब a जो स्क्वायर और a स्क्वायर में जो a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इतनी बात समझ में आ गई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा बच्चे एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लें? यही वाला ले लेते हैं, इसको ही ले लेते हैं। देखता हूँ यार, चारों से सब बचा के चीज़ें रखने के चक्कर में सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर p एक प्राइम नंबर है और ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देख लेते हैं ए स्क्वायर क्या है। मान लो ए स्क्वायर 49 है, सॉरी 49 नहीं, अपन एक काम करते हैं, ए स्क्वायर क्या रख लेते हैं। अगर ये, हाँ ठीक है,
49 को डिवाइड कर रहा है। देखो ऐसा पहले कंडीशन दे दी है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब की बात, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो तुम देख लोगे बेटा a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 49 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ठीक है, ये प्लस माइनस बाहर जो निकल के आया वो आया 7। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर p एक प्राइम नंबर है जो कि इस केस में 7 है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 49 को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल हमें पता है कि 7 जो है 49 को डिवाइड बराबर कर देगा। तो अगर ये p एक प्राइम नंबर है, ये a स्क्वायर जो कि इस केस से 49 को डिवाइड कर रहा है, तो ये a को भी डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं a जो है प्लस माइनस 7 आया, वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी चीज का कुछ जैसे कि इसी चीज से कुछ चीज हम और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इससे एक दो चीजें तो हमने निकाली कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रही है, उसका ऐसा बोलना है कि प्राइम नंबर p के बारे में बात कर रही है, उसका ऐसा बोलना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो p है वो a स्क्वायर और a का एक फैक्टर है। समझ जाना बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक छोटी सी बारीक सी चीज है ये, इसको हमें पकड़ना है। बिल्कुल बारीक सी चीज है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो p है, मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा जो 2 है ये 16 को डिवाइड कर रहा है। ये 2 है जो 16 को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ 16 जो है ये 400 को 16 4 का स्क्वायर है। तो और जो 2 है ये 4 को भी डिवाइड करेगा। तो वही बात हो गई कि अगर p एक प्राइम नंबर है जो कि 2 है, अगर a स्क्वायर को 16 को डिवाइड कर रहा है तो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं एक बात आपसे उल्टी डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ कि क्या 2 16 का एक फैक्टर है, क्या 2 4 का एक फैक्टर है? तो आपने बोल देना चाहिए बिल्कुल सर, जो चीज इसको डिवाइड कर रही है वो उसका फैक्टर ही तो हुई। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देखा था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने यही देखा था, या फिर एचसीएफ में हम क्या निकाल रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि जो कोई जो चीज है कंपोजिट नंबर है उसको छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं। तो वो जो फैक्टर्स है वो उस कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेंगे क्या? ऑब्वियस सी बातें करेंगे। तो यहाँ से ये जो छोटी सी चीज जो अब हम सीख रहे हैं, जो कि हमने तीसरी चीज सीखी कि तीसरी चीज हम क्या सीख रहे हैं, तीसरी चीज को लिख देता हूँ, ये इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई होगी। जो हमने तीसरी चीज सीखी बेटा, तीसरी चीज जो हमने सीखी वो चीज हमने ये सीखी इसी थ्योरम से, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। इस चीज का हम पोस्टमार्टम करके बिल्कुल इसको निकाल रहे हैं, इस चीज को हम ऑपरेशन करके ये निकाल रहे हैं कि तीसरी चीज हमने सीखी कि p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर एंड a। ये चीज कहीं पे बताई नहीं जाती है, कहीं पे दिखाई नहीं जाती है, कहीं पे सिखाई नहीं जाती है। ये चीज हम हमारे विवेक से, हमारे कैलकुलेशन से निकालते हैं। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये अब हमने सीखी कि इस थ्योरम में सबसे पहली बात प्राइम नंबर की बात हो रही है। सेकेंडली ये बता रहा है कि अगर p प्राइम नंबर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p a को भी डिवाइड करेगा, और चूंकि ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये इसका एक फैक्टर भी है। तो p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर एंड a। इस चीज को समझ गए होंगे। इस चीज को बड़े आराम से समझ जाओ, नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, यही आगे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो इसको आराम से उतारो, ठीक है? अपना टाइम लो जरा 1 मिनट का। जितना ज़्यादा बेटा समझोगे ना, जितना बेटा समझोगे, समझने पे ध्यान दोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हर चीज़, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हर चीज़, अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को पॉज कर लो बेटा, वीडियो को पॉज कर लो। थ्योरम 1.2 को समझ लिया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 2 है आपके चैप्टर की फर्स्ट की, उसमें किस चीज़ की बात करी हुई है, उसमें किस चीज़ की बात करी हुई है, उसकी ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? समझ में आ गई हो बेटा? तो फटाक से ठीक है। कल क्या है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते क्या हो गया कि बंद ही हो गया वीडियो। वीडियो तो चल रहा था, नॉइज़ बंद हो गई।
वो सॉरी माइक बंद हो गया, तो माइक बंद हो गया तो डबल बनाना पड़ा उसको। ये सारी ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये सब ऐसे ही वर्क करती है। जितना आसान यहाँ पे लग रहा है कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, उतना आसान चीज़ें नहीं हैं। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अपनी जॉब में 8 से 10 घंटे 11 घंटे अपनी जॉब में देना, उसके बाद में टाइम निकाल के वीडियोस बनाना, उनको अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ें मेहनत मांगती है। तो तुम देख सकते हो बेटा कि मैं भी इस पोजीशन में होने के बाद भी, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी अपनी रूटीन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना के अच्छे से पढ़ने के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो तुम लोगों ने तो बेटा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज जो है 1.2, उसमें हम जो है वो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से नंबर्स के बारे में? थोड़ा था इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इर्रेशनल नंबर्स के लिए क्या बात करने वाले हैं वो समझ लो जरा। इर्रेशनल नंबर्स जो है ऐसे नंबर्स जो कि इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बेटा अच्छे से समझना। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया था, यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो जो नंबर्स है वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 0.5 हो गया। 0.5 को बेटा तुम 1/2 लिख सकते हो, इसलिए एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या है ना, टर्मिनेटिंग है, मतलब 0.5 के बाद में खत्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग रहते हैं वो रेशनल नंबर्स रहते हैं। थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट पड़ा। एक नंबर आप देखोगे 0.333333 अप टू इन्फिनिटी चलते जा रहा है। तो एक चीज आप देखोगे बेटा, ये जो नंबर्स है ना ये रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें दो शब्द है बेटा, क्या है? रिपीटिंग, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग लास्ट तक जा रहा है। तो इसी नंबर्स को जो है बेटा 0.3 के पावर बार, 0.3 बार, ये जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है और एक जैसा नंबर रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको 3 बार लिख देते हैं और इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 को जब तुम बेटा डिवाइड करोगे खुद से भी, तो तुम देखोगे बेटा 3 × 9 पॉइंट लग गया, उसके बाद में ये 3 10 फिर एक 0 लग गया, फिर 10 फिर 3 × 9 एक 0 लग गया, तो ये चलते ही जाएगा। तो रेशनल नंबर्स जो है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं बता रहा हूं अभी बात रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर हम क्यों सीख रहे हैं, थोड़ी सी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम जब रेशनल नंबर बेटा पढ़ लोगे तो तुम्हें इर्रेशनल नंबर्स ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगे। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग रहते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग रहते हैं। और अगर टर्मिनेटिंग भी नहीं है, इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और 1/3 एक ये रेशनल नंबर हो जाएगा बेटा। जैसे भी जितने भी नंबर मैं लिखते जा रहा हूँ, 1/4, 1/60, 1/111, ठीक है, 1/32, 1/46, 1/512, ये सारे कुछ ना कुछ इसके नंबर्स बनेंगे। तो ये क्या है ना, उन नंबर्स को मैं इन फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसलिए जो है ना बेटा, ये हो गए रेशनल नंबर्स। वही जो इर्रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? रेशनल नंबर समझ में आ गया। अभी इसको इरेज कर देता हूँ। रेशनल नंबर समझ में आ गया। ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग रहते हैं, तो वो P/Q के फॉर्म में हो जाते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और अगर रिपीट मार रहे हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीट मार रहे हैं, तो वो जो नंबर्स है वो भी रेशनल नंबर आएंगे। इसमें एक बहुत ही फेमस नंबर है 22/7, जिसको कभी कभार पाई के लगभग भी बोला जाता है।
क्या वो रेशनल नंबर है? बकायदा रेशनल नंबर है सर। आपने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर को लिख दिया, मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। अब क्या पाई रेशनल है या इर्रेशनल है, आगे बताता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट डाउन कर देना कि इस टाइम पे सर आपने पूछा था, हमें पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने रेशनल नंबर्स की कुछ बात करी कि जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी हल्की सी हमने बात कर ली। अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर के बात पे। तो इर्रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवा दी बेटा। रेशनल नंबर्स की मैंने प्रॉपर्टीज लिखवा दी है कि ये जो है टर्मिनेटिंग रहते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग रहते हैं, और उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इर्रेशनल नंबर्स की जो है, इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेटा मैं समझाने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। जो सारी चीज़ें हैं अपन खुद यहाँ पे समझो, टेक्स्ट बुक सामने है, उसको भी थोड़ा रीड करते जाओ, समझो, रीड करते जाओ, समझो, रीड करते जाओ। अधिकतर चीज़ें तो मैं खुद ही पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आपको एक्सीलेंस करना है या फिर चीज़ों को बिल्कुल अलग ही लेवल तक समझना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बेटा पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं। ठीक है बेटा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखाएंगे, और ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट ही नहीं होते हैं। मतलब समझ रहे हो तुम? 0.31141978678012 ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक। तो ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट एक के बाद एक नंबर नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं बेटा, और इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखना। और इसका इन जनरल एक चीज बताई हुई है कि मान लो कि P जो है एक प्राइम नंबर है। मान लो कि P जो है प्राइम नंबर है, एक P मान लो कि प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स क्या है? जल्दी से जल्दी इसके पीछे नीचे लिख दो। दो सबसे छोटा है, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ऐसा बोलना है कि अगर P एक प्राइम नंबर है तो बेटा अंडर रूट पी क्या है? अंडर रूट पी कौन सा नंबर है? अगर P एक प्राइम नंबर है ऐसा पूछ लेंगे। इफ P इज अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट P इज अ, हाँ, तो इज अ इर्रेशनल नंबर। तो बेटा अंडर रूट पी जो क्या है, अंडर रूट पी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। इस चीज को स्टार मार्क कर लेना, चीज समझ में आ जाएगी। मैं आगे बताता हूं कि क्यों बेटा ये अंडर रूट पी जो है पी प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट पी एक इर्रेशनल नंबर है, उस चीज को हम समझते हैं। लेकिन अभी तक ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इर्रेशनल नंबर ऐसे रहते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं, बिल्कुल चलते जाते हैं। तो ये जो है ना, ये पाई की वैल्यू है बेटा 0.1416। ठीक है, 0.311416, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो एक पाई क्या हो गया? एक पाई एक इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे ही P अगर एक प्राइम नंबर है तो अंडर रूट P एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 अंडर रूट में अगर तुम रखोगे तो वो सारे इर्रेशनल नंबर रहेंगे। यहाँ तक आराम से इसको नोट कर लो। यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें, हल्का सा आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है,
अब आपके इसमें ये यहाँ तक चीज़ सीख ली, तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है, उसी के साथ में तुमको बेटा लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना। p प्राइम नंबर है जो कि है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 26 28 भी आ जाएगा 29, ठीक है। एक है प्राइम नंबर से, ठीक है। तो अंडर रूट में बेटा 2, अंडर रूट में बेटा 3, अंडर रूट में बेटा 5, अंडर रूट में बेटा 7, अंडर रूट में बेटा 11, अंडर रूट में बेटा 13 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए बेटा इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे हो गए इर्रेशनल नंबर्स। तो ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, तो अंडर रूट p मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, ये सारे जो है वो इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियरली समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, कि अगर p प्राइम नंबर है जो कि 2 3 4 5 7 11 तक चला जाता है, तो अंडर रूट p, ये सारे अंडर रूट में ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इस चीज़ को आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इस चीज़ को पूछा जाता है कि ये प्रूफ करके बताओ। इस चीज़ को पूछा जाता है कि अंडर रूट 2, इस चीज़ को पूछा जाता है कि अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके बताओ। तो प्रूफ जो है वो हमें करके बताना है। रूट 2, रूट 3, रूट 5 बिल्कुल स्टार मार्क कर लो बेटा, हर एक एग्जाम में हर साल आए हुए हैं, तो ये आएगा ही आएगा। तो अपने नोटबुक में अब क्लियरली हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे नोटबुक में हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा? स्टार्ट कर लेते हैं और उसको लिखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं, और इसी मेथड से फिर सारे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, इसको थ्योरम 1.3 बोल दिया है, बाकी उसको थ्योरम नहीं बोलता हूँ मैं, तो फैक्ट बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, उसने प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि रूट 2 को प्रूफ करो कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, या फिर ऐसा आएगा कि रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर, तो आपको इर्रेशनल नंबर टिक करना है। रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर, एक्सप्लेन व्हाई, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि कोई सा भी जो चीज़ है, रूट 2 अगर एक इर्रेशनल नंबर है तो उसको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। इसके लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज करेंगे। उसको थोड़ा सा समझते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? मतलब कि ऐसा होता है, जैसे मेरा नाम है यशवंत, तो पहले क्या है ना कि प्रूफ करना है कि मेरा नाम यशवंत है, तो इसके लिए पहले मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं कि मेरा नाम यशवंत नहीं, मेरा नाम मतलब एग्जाम्पल के लिए हर्ष है। ठीक है, ये पहले हम ये मान लेते हैं कि मेरा नाम हर्ष है। मेरा नाम यशवंत प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टी माना कि मेरा नाम हर्ष है, तो फिर हर्ष को क्या है, हर्ष को मान के मेरी सारी आगे बढ़ते हैं, और एट लास्ट ऐसा कुछ हम करते हैं कि मेरा नाम हर्ष प्रूफ नहीं होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि मेरा नाम यशवंत है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है वो यही बात होती है कि पहले किसी चीज़ को गलत मानो और उस गलत चीज़ को आगे ले जाओ और लास्ट में प्रूफ कर दो कि हमने जो चीज़ मानी थी
हमने जो चीज मानी थी वो चीज निकली नहीं, मतलब उसका फिर अपोजिट माना। अब अपन इसको √2 को इर्रेशनल मानने के लिए हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी, ठीक है, ऑपोजिट। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसको समझना है, इसको फिर लिख लेना आराम से बैठ के। एक बार समझ में आ गई ना ये चीज, तो फिर हर चीज समझ में आ जाएगी। फिर हर चीज, हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना बेटा, ये हर एक साल आया हुआ है, इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करेंगे। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर है, ठीक है, √2 एक रेशनल नंबर है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। अभी हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट दैट, मैंने पहले ही बेटा तुमको बताया था कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट √2 is a/b, √2 is a/b या फिर p/q के फॉर्म में है, where b is not equal to 0 and a and b are two co-prime नंबर्स। इतनी बात को आप समझते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि √2 एक रेशनल नंबर है। हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि √2 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले अज्यूम किया, लेट अस या फिर सपोज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, या सपोज द कॉन्ट्ररी दैट लेट अस अज्यूम दैट √2 √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर वो √2 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको बेटा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b को 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल p/q के फॉर्म में लिख लो। अगर इसको तुम 0 लिख दो तो √2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है भाई। तो ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, इसको लिखना, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स इनको मानना जरूरी क्यों है? को प्राइम नंबर्स का बेटा मैंने नंबर सिस्टम में बताया था, ऐसे प्राइम नंबर्स या को प्राइम या फिर ऐसे दो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों के बीच में हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 है, मतलब वो दोनों अलग है। मैंने तुमको बताया था बेटा, जैसे 2 3 4 5 6 7, इसको देखोगे ना बेटा, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन 1 है, तो ये दोनों को प्राइम हो गए। 3 4 के बीच में 1 है, ये दोनों को प्राइम हो गए। 4 और 5 के बीच में कॉमन 1 है, 5 और 6 के बीच में कॉमन 1 है, 6 और 7 के बीच में कॉमन 1 है। तो जो नेचुरल नंबर्स का जो पेयर होता है ना, जो 1 और 2 के बीच में कॉमन 1 है, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, मतलब आगे जो बढ़ते जा रहे हैं, ये जो दो पेयर है ये दोनों को प्राइम ही है। तो हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, या फिर उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन चीज 1 है, वो बेटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मान लो सपोज करो कोई सा भी इर्रेशनल नंबर कब तक बनता है, जैसे मान लो कि मैंने इसको 4/6 लिखा, तो क्या 4 और 6 को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा तुम 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, तो दोनों के बीच में तो 2 कॉमन आ गया। तो फिर लास्ट में जाके ये 2 से 2 कट ही जाना है, तो 4/6 को तो तुमने लास्ट में 2/3 लिखना है, ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखना है 2/3, मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है ना, एंड कहाँ पे जाके होता है, रेशनल नंबर
पी बाई क्यू के फॉर्म में एंड तब जाके होता है जब बेटा जो दो नंबर से उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन 1 ही बन जाए। मतलब अब ये ऊपर से नीचे डिवाइड नहीं होगा, अब ये बिल्कुल एट द एंड आ गया है कि इसको बिल्कुल अब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो दोनों ए और बी जो नंबर है दोनों को प्राइम हो जाते हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट उनके बीच में एक ही कॉमन है, अब कुछ कॉमन नहीं बचा, अभी आगे डिवाइड नहीं होगा। तो बिल्कुल हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि बेटा जो √2 है वो a बाई पी के फॉर्म में मान लिया हमने, एक रेशनल नंबर है। प्रूफ इरेशनल करना है लेकिन हमने कॉन्ट्ररी माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है। √2 को हमने a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है बेटा। एंड a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स, मतलब उन दोनों के बीच में ब्रैकेट में लिख देना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो मेरे बच्चे नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम आगे बढ़ते हैं तो ये b को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास में क्या आ जाएगा? √2b इज इक्वल टू a आ जाएगा। √2b इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू √2b। तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, या फिर स्क्वायरिंग LHS एंड RHS। तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कैसे करते हैं बेटा? √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो a था उसका होल स्क्वायर। बिल्कुल जो ऑपरेशन LHS में और RHS में अगर तुम इक्वली करते हो, या फिर ऐसा मान लो कि ये √2b इज इक्वल टू a था, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, तो बिल्कुल तुम डिवाइड 2 से कर सकते हो। क्यों? आगे जाके ये 2 जो है यहाँ चले जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये वापस वैसे ही आ जाएगा। तो वैसे ही स्क्वायर अगर तुमने करा, अगर उस स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो 2 को कैंसिल कर देगा, टर्म्स में कुछ चेंजेस नहीं आता है। इसलिए अगर तुम LHS और RHS दोनों साइड में कोई सी भी चीज ऐसे करते हो, स्क्वायर तुम कर सकते हो। तो स्क्वायर करते हैं बेटा। अभी √2 को इसको ऐसा कर देंगे, √2 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई। √2 का स्क्वायर बेटा, रूट जो है √2 को तुम क्या लिख सकते हो? √2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। अब जब तुमने बेटा इसका स्क्वायर किया, इसका बेटा तुमने स्क्वायर किया, तो जो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और ये बच जाता है 2 की पावर 1। तो अब हमने जो है स्क्वायर किया दोनों साइड, तो हमारे पास में क्या बचा? हमारे पास में बचा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं दौड़ाया है बच्चा। बिल्कुल सिंपल से हम आगे बढ़े हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने सबसे पहले अज्यूम किया, √2 को कॉन्ट्ररी अज्यूम किया, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन, हमने ऑपोजिट अज्यूम किया कि √2 एक रेशनल नंबर है तो हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो हमने a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, a और b दोनों क्रॉस प्राइम नंबर्स है। तो फिर अब मैंने b का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2b इज इक्वल टू a आ गया। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, मैंने इसका स्क्वायर किया, मैंने इसका स्क्वायर किया, तो √2 का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ये बेटा √2 का स्क्वायर करा मैंने, तो ये 2 हो गया। कैसे हुआ बताया मैंने, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब बेटा अब जो है यहाँ से तुम एक बात ध्यान रखो कि 2 क्या है? 2 है क्या? 2 प्राइम नंबर है। बेटा मैंने पहले ही तुमको बताया था, ब्रैकेट में लिख दो बाय थ्योरम 1.2। हमें क्या पता है बाय थ्योरम 1.2? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, so p also divide a। समझ में आया? p प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यों डिवाइड कर रहा है? क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर आ गया।
ए स्क्वायर किससे बन रहा है, 2 और बी स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन से। तो मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है तो बेटा 2 जो है, 2 इसको पूरा डिवाइड करेगा ना, तभी तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आया। अरे भाई समझ जाओ, जैसे 4 है उसको तुमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, या फिर बेटा तुम एक काम करो, 8 है, ठीक है, 8 है उसको तुमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो बेटा ये जो 8 है ये 4 मतलब बी स्क्वायर और 2 के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो ये जरूरन 2 से तो डिवाइड होगा ना, इसलिए तो ये इससे लिखा हुआ है। तो वही बात है कि इससे हम देखते हैं कि बाय थ्योरम 1.2 इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर जो p है प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो p आल्सो डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से जो है हम एक बात लिख देंगे, इफ a square divided by 2, so a is also divisible by 2. If a square is divisible by 2, तो a is also divisible by 2। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ऐसा आया, यहाँ तक कहानी चले गई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है, बाद में लिख लेना। अभी मैं आगे की कहानी फ्लो में समझते जाओ कि आगे ये क्या करवा रहा हूँ मैं, आगे क्या करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। इफ़ ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो a जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या a को 2c लिख सकता हूँ, वेयर c इज जहाँ पे c एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या मैं इसको a को 2c लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। मैंने पहले ही बताया था उस थ्योरम को पढ़ाते टाइम कि बेटा जो है ना, जो 2 है ना, वो 2 या फिर जो p है वो उसका फैक्टर हुआ। तो बेसिकली अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है 2 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है ये a का फैक्टर है। और फैक्टर है मतलब कि तुम a को 2 मल्टीप्लाई बाय कोई रेंडम नंबर c जो है उससे तुम बना सकते हो। तो ठीक है, ये टर्म मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गई होगी कि a इक्वल्स टू 2c क्यों लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, a इक्वल्स टू 2c क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। a इक्वल्स टू 2c कैसे आया, समझ में आया। 2c क्यों लिख पा रहा हूँ, हमने यहाँ से समझा कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो a 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो a को मैं 2 से जब डिवाइड करूंगा तो बेटा कोई तीसरा नंबर c बनेगा ना, तो a जो है कोई तीसरा नंबर c बनेगा ना, तो a जो है उसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय c नहीं लिख सकता क्या? एक बात बताओ मुझे, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया था, तो उस थ्योरम के हिसाब से a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। a 2 से डिवाइड जब हो जाएगा तो कोई नंबर ही बनाएगा ना c। तो a इक्वल्स टू मैं 2c क्यों नहीं लिख सकता, मुझे कमेंट करके बताना। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो a इक्वल्स टू 2c हमने लिख दिया, a इक्वल्स टू 2c हमने लिख दिया। अब मैं आखिर में तुमको बताऊंगा कि हम ये सारी राम कहानी क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए बेटा आगे बढ़ते जाओ। a इक्वल्स टू 2c, अब हम वापस क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड अब वापस स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, सॉरी अभी नहीं, a इक्वल्स टू 2c, a इक्वल्स टू 2c आ गया बेटा। a इक्वल्स टू अगर 2c आ गया तो बेटा a की जगह पे 2c रख दूं, a की जगह पे 2c रख दूं, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह पे 2c रख दूं तो 2c का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको हम लिख देंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा ये 4c का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। ये 2 जो है ये नीचे चले जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/2 c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। यहाँ इसको लिख दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 आई थी कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर,
तो यहाँ पे आ गया 2b² इज इक्वल टू 2c²। तो यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आई, यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आई, यहाँ से हमें एक चीज और हमें समझ में आई। वो क्या है समझ में आई? फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नोटिस दैट, हमने क्या नोटिस किया? नोटिस दैट 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, हमने क्या नोटिस किया कि 2, हमने क्या नोटिस किया कि नोटिस दैट कि b², दैट इज, हमने नोटिस किया दैट इज b² इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई ये देख लो ना, b² इज इक्वल टू 2c², तो p एक कोई प्राइम नंबर है, अगर वो b² को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नोटिस दैट इज b² इज डिविजिबल बाय 2, तो b is also divisible by 2, b is also divisible by 2, so from here from here we conclude that, यहाँ तक मैं लिख रहा हूं तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आखिरी पॉइंट चल रहा है। हमने देखा 2b² इज इक्वल टू a², तो 2 ने a² को डिवाइड करा था तो 2 ने a को भी डिवाइड किया, 2 ने b² को डिवाइड किया था तो 2 ने b को भी डिवाइड किया। तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन, किसके बीच में? a एंड b। तो a, बेटा 2 जो है वो a का भी फैक्टर है, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है इन दोनों के बीच में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों के बीच में कॉमन हो गया है। बट हमने यहाँ पे एक चीज मानी हुई थी, हमने एक चीज मानी हुई थी कि √2 इज इक्वल टू a और b है, जहाँ पे a और b दो को प्राइम नंबर है, एक के अलावा उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो 2 कॉमन कैसे आ गया? 2 कॉमन इसलिए आ गया बेटा कि हमने ये जो माना हुआ था कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी, 2 को प्राइम नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ये गलत अवधारणा थी। So we conclude that 2 is a common factor between a and b, hence, ठीक है, इतना यहाँ से हम यहाँ पे गए थे। फिर ठीक है, यहाँ के बाद में हम यहाँ पे आए थे, तो अभी एक लास्ट में जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वाली लाइन रहने दूंगा। वापस स्टार्टिंग से जाना, इस वीडियो को देखना, इस क्वेश्चन को देखना कैसे हम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को करके आओगे तो समझ में आ जाएगा। और इस चीज़ को तुम आराम से बेटा पहले उतार लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में उतार लेना। तो हमने एक चीज़ कंक्लूड कर दी, हमने एक चीज़ क्या कंक्लूड कर ली? फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट 2 is a common factor between a and b, hence a and b are not co-prime number, hence a और b जो है दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, hence √2 is equals to a by b is not a rational number, that is √2 is an irrational number। यहाँ से अपन ये प्रूफ करके बेटा बता दिए। समझ में आ गई चीज कैसे हमने √2 को a बाई बी लिख के उसको पहले रेशनल माना। बेटा रेशनल मानने के बाद में हमने उसको आगे बढ़ाया, √2 को हमने a बाई बी माना, दोनों को a इज इक्वल टू √2b किया, दोनों को स्क्वायर किया, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो p हमने देखा था कि अगर एक प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p जो है वो a को भी डिवाइड करा गया। तो हमने देखा कि a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2।
इसको a डिवाइड बाई 2 को हमने कोई c नंबर माना तो a इज इक्वल टू 2c, a की जगह पे हमने 2c रखा। तो फिर हमने देखा कि बेटा 2 तो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो a और b के बीच में कॉमन नंबर आ गया। तो जबकि हमने पहले स्टार्टिंग में देख लिया था कि a और b तो दो को प्राइम नंबर लेके चल रहे थे, उनके बीच में तो हाईएस्ट 1 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव किया। तो ये जो चीज़ है कॉन्ट्राडिक्शन, हमें जिन चीज़ों की, बड़ी चीज़ों का मतलब हम सही तरीके से हल नहीं निकाल सकते हैं तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उनको और ऐसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो आई होप कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये तुमको बेटा बिल्कुल आराम से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है, मैंने एक एक पॉइंट आराम से समझाया है, रिकेप कर लो, वापस चले जाओ, वापस से देख लो। नहीं समझ में आता है तो मैंने तुमको बेटा नंबर बता देता हूँ, बेटा। ये नंबर मेरा है 9575816162। इस पे बेटा हाय लिख दो और मुझे बोल दो कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ लो, तो मैंने ग्रुप में अच्छे से और थोड़ा सा मैं समझा पाऊँगा, आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँगा। और जो क्लासेस चल रही है, जो कि स्टार्ट हो गई है 10th की क्लास, उसमें बेटा आके ज्वाइन कर लो, है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तुम ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे मैं आगे की पढ़ाने वाला हूँ, कैसे तुम्हारी जो क्वेरीज है तुम मुझे हाई करके भेजते हो, या फिर जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं तुमको बेटा वापस वीडियो कॉल के जरिए समझा पाऊँगा। तो ठीक है, इस नंबर पर बेटा DM कर देना, मेरे को हाई भेज देना, तो तुमको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। मंथली फीस बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। MP बोर्ड वालों के लिए 300 रुपये है, CBSE बोर्ड वालों के लिए 500 रुपये है। इसी तरीके से तुम्हारे घर बैठे क्लासेस सारी पहुँचती रहेगी, सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। एक एक चीज़ में खोर के, बिल्कुल बोलते हैं ना, खोर के समझा दूंगा। तो सारे जो फंडे हम क्लियर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया और √2 एक इरेशनल नंबर है उसको हमने प्रूव किया। ये सेम फंडा √5 √7 इन सबको क्लियर करने के काम में भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके बाय।